बात अब कच्चे तेल की कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बढ़त जारी है और 2 महीने की गिरावट के बाद जून में हमने करीबन 6% की तेजी यहाँ पर आते हुए देखी है और 86 के ऊपर अब यहाँ पर ब्रेंट में कारोबार ऑलमोस्ट नजिंग 82। जहाँ तक WTI क्रूड का भी यहाँ पर सवाल है, थोड़े से बेहतर ट्रेड्स यहाँ पर होते हुए कैसे देखते हैं आप दिनेश जी कच्चे तेल को? यहाँ पर अपने लोज से अच्छे खासे गेन्स हमने यहाँ पर बनाए हैं, करंट स्तरों पर कंसोलिडेशन है या फिर आप कहेंगे मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग? जी बिल्कुल, जो 6100 के अंदर क्रूड चला गया था वो 6800 मतलब 700 रुपया करीब करीब मेरे हिसाब से 10 से 12% की तेजी आ चुकी है। मोमेंटम इसमें काफी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम अभी आने वाले समय में बरकरार रह सकता है। 6780 अगर ये 40 रुपीज डिप यहाँ से कहीं आता है तो एक अच्छा खरीदारी का अवसर रहेगा। मेरे हिसाब से 6860 का लेवल इंट्राडे में शाम में हमें देखने मिल सकता है। 6820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओवरऑल जो मोमेंट है मेरे हिसाब से ये एक अप ट्रेंड में आ चुका है और आने वाले समय में हमें 7000 रुपए के लेवल्स भी देखने। एक और एरिया विद इन एनर्जी जिसमें काफी बेहतरीन मूव्स आए हैं वो है नेचुरल गैस, करीबन 3.5-4% की गेन्स ओवरनाइट। यहाँ पर क्या सेंस है? जी बिल्कुल, जुलाई जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक 230 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और मेरे हिसाब से अभी 242 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 241 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है 241 के अराउंड बाय करना चाहिए। 249 के टारगेट, 236 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऑलराइट, तेजी यहाँ पर भी बरकरार है। आज भी आप देख सकते हैं 2% की बढ़त और यहाँ से भी खरीदारी के मौके आप अभी भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ खासा प्रेशर आता हुआ नजर आया है। ऑफकोर्स जिस तरह से चाइना का डेटा है बहुत स्ट्रांग नहीं है। US डॉलर इंडेक्स में तेजी है, मल्टी मंथ हाइज पर हमने इसे कारोबार करता हुआ देखा है। निचले स्तरों से खरीदारी यहाँ पर जरूर लौटी है लेकिन अभी भी उस रेंज में। और दिनेश जी जहाँ तक जून का महीना है, जिंक में अच्छी परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखी है, कांट से द सेम अबाउट कॉपर एल्यूमिनियम, लेकिन यहां से अब क्या करने की राय? एक्टिविटी काफी डल सी हो गई है, मतलब एक रेंज बाउंड सा चलते लगा है। कॉपर अगर आप देखो तो 843-44 नीचे आता है और 855-56 के आसपास अपसाइड लगता है। जिंक में थोड़ा सा मोमेंटम जरूर है लेकिन ओवरऑल एक्टिविटी मुझे एक डल सी लगती है, रेंज बाउंड लगती है। अगर मैं ट्रेडिंग के लिहाज से कहूँ तो आई थिंक 845 846 जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है कॉपर का वो एक खरीदारी का अवसर है। ऊपर में 853 856 ये एग्जिट का लेवल है। रेंज बाउंड एक्टिविटी है 845 टू 855। जिंक की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक ये उल्टा स्प्रेड था। 255 256 ये कहीं पर भी एक बाइंग जोन लगता है, मुझे एक डिमांड जोन लगता है और 260 एक सप्लाई जोन है। तो निचले स्तर पर मेरे हिसाब से जिंक में खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, ये बात तो यहाँ पर मेटल्स की, जहाँ पर आज तेजी की उम्मीद बाजार में फिर से बनती हुई नजर आई है। डॉलर इंडेक्स में अपने हाई से हल्की सी यहाँ पर गिरावट है और जैसे मैंने कहा बाजार अब यहाँ पर यूएस इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार कर रहा है और जिस तरह से ग्लोबल इक्विटीज में कुछ सपोर्ट है उसका भी फायदा है। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी अब हम एक रेंज में आता हुआ देख रहे हैं। दिनेश जी, एक बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि सोने के भाव अगले 12-18 महीने में $3000 प्रति आउंस तक जा सकते हैं। आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है और आपको क्या सेंस है यहाँ से? जी बिल्कुल, जो एक करेक्टिव फेज था मार्केट में अभी वही चल रहा है गोल्ड की हद तक के। और आई थिंक जो मेरा डेटा कहता है गोल्ड में कहीं पर भी 71,500 71,600 ये जो जोन है ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से खरीदारी बननी ही चाहिए। दोबारा मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव आएगा। मैं उस रिपोर्ट के हिसाब से ये तो नहीं कहूंगा कि $3000 बहुत ही क्विक आ जाएगा। इनकी रिपोर्ट लॉन्ग टर्म होती है, साल 2 साल 3 साल की रिपोर्ट होती है। हम शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स होते हैं मेरे लिहाज से यहाँ पर एक अभी हाल फिलहाल इस वीक तक रेंज बाउंड एक्टिविटी है, फिर 71,500 और 72,000 यह दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बात अगर चांदी की करें और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि आउट परफॉर्म करेगी आगे जाते हुए। एज ऑफ नाउ वो 29 और 31 के बीच में अटकती हुई, यहाँ पर एक नियर टर्म सेंस और एक लॉन्गर टर्म सेंस अब आपको कैसी लगती है? जी 88,800 मुझे तो आज भी डिमांड जोन ही लगता है, यहाँ से खरीदारी बननी चाहिए। मगर बहुत ही वर्स्ट केस अगर कुछ सिनेरियो बात करूं मैं तो आई थिंक 86,800 ये इसका कहीं ना कहीं एक बॉटम जोन है। इससे नीचे मुझे जाती हुई नजर नहीं आती है। हो सकता है कि ये गोल्ड के तरह 2-4 दिन एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में ट्रेड करे, 90,200 अपसाइड रहे और 88,300 डाउन साइड रहे। यह दायरा मेंटेन करना चाहिए। आज के बाय करने वाले के हिसाब से मेरे हिसाब से 88,300 का स्टॉप लॉस लगाकर बाय करना चाहिए। साथ ही एक सेंस दिनेश जी आपसे डॉलर इंडेक्स पे भी लेना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से ये कारोबार करता हुआ नजर आया है, ऑफ कोर्स अपने हाई से थोड़ा सा कमजोर है लेकिन अभी भी 105 के ऊपर है और चाइनीज युआन उसके सामने 7 महीने के लोज पर है, पाउंड स्टर्लिंग 5 हफ्ते के लोज पर है। अगर जापानीज येन की बात की जाए तो 4 से 5 हफ्ते के लोज पर वो भी कारोबार कर रहा है। तो इन दैट सेंस हमने देखा है कि हाई यील्डिंग करेंसीज, एशियन करेंसीज में गिरावट है। डॉलर इंडेक्स अभी भी रिलेटिवली फॉर द मंथ ऑफ जून इन द पॉजिटिव है। अब यहाँ से क्या सेंस?
बिल्कुल 105 के ऊपर जब ये डॉलर इंडेक्स आया तो मुझे लगा ही था कि यहाँ पर बेस मेटल्स बुलियन सब पे एक बार बिकवाली का दौर बनेगा। और हमने देखा जो 73,000 गोल्ड गया था वो 71,500 रुपए आया, जो 93,000 सिल्वर गई थी वो दोबारा 88,000 के आसपास आई है। तो ये डॉलर इंडेक्स का जो गिरावट था बेस मेटल्स और बुलियंस में, ये माइनर काफी हद तक के आ चुका है। बट यहाँ पर जब तक 105 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से अपसाइड थोड़ा सा इसमें 105.80 106 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। और उसी तरह से मुझे लगता है कि बुलियंस और बेस मेटल्स में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी यहाँ पर डॉलर इंडेक्स को मद्देनजर रखते हुए आनी चाहिए। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जब से डॉलर इंडेक्स ने, और वो इसी महीने की बात है, हमने 105 निकलते हुए देखा है, एक लगातार प्रेशर डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज पे यहाँ पर रहा है। इसी महीने हमने रुपए में ऑल टाइम लोज भी बनते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स उन लोज से थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर ट्रेंड्स हैं, लेकिन जैसे आपने कहा 105 का आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको फिर से याद दिला दें कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है फ्राइडे को, और उस पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि वहां से नियर टर्म क्यूज फिर हमको बनते हुए नजर आएंगे। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब हम लौटेंगे तो बात होगी इक्विटीज की।